हे गाइस, वेलकम टू द चैनल वंस अगेन एंड टुडेस टॉपिक इज़ क्रिप्टो करेंसीज़। तो आज हम समझेंगे क्रिप्टो करेंसीज़ क्या होती हैं, ये कहाँ से आईं, इन्हें क्यों बनाया गया और इनका प्राइस अप डाउन कैसे होता है। क्रिप्टो करेंसीज़ के ओरिजिनेशन को समझने के लिए हमें समझना होगा ईयर 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस को, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इस दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस था। इस फाइनेंशियल क्राइसिस की सबसे बड़ी वजह थी नॉन प्रॉपर रेगुलेशन ऑफ मनी, कि पैसे को तरीके से बाँटा नहीं गया और जो हाउस लोन्स थे, उन्हें बिना प्रॉपर पेपर वर्क और बिना प्रॉपर क्रेडिबिलिटी के डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जिससे बहुत सारा पैसा मार्केट में चला गया लेकिन वापस नहीं आया और बहुत सारे बैंक्स बंद हो गए, जिसका इफ़ेक्ट पूरी दुनिया पर पड़ा। हमारी इस क्रिप्टो करेंसी की कहानी का जो मेन कैरेक्टर है, वो है सतोशी नाकामोटो। कोई नहीं जानता कि ये सिर्फ़ एक सिंगल पर्सन है या एक ग्रुप का नाम है, और इसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन किसी को भी इसकी रियल आइडेंटिटी का नहीं पता। सतोशी नाकामोटो वो पर्सन है जिसने इस 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के फ्लॉज़ को पहचाना, और उसने कहा कि इसका सबसे बड़ा फ्लॉ था सेंट्रलाइज़ करेंसी। तो सेंट्रलाइज़ करेंसी क्या होती है? ये वो करेंसी होती है जिसे सेंटर कंट्रोल करता है। सेंटर यानी कोई भी गवर्नमेंट जो होती है वो इसे कंट्रोल करती है। ये जैसे कि इंडिया में आरबीआई छापती है और अमेरिका में वहाँ की यूएस ट्रेजरी छापती है। इसने कहा कि हमारे पास एक डिसेंट्रलाइज़ करेंसी होनी चाहिए जिसका एक पब्लिक लेजर हो, ताकि हर कोई देख सके कि वो पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ को जा रहा है। और डिसेंट्रलाइज़ करेंसी होने के लिए हम इसे फ़िज़िकल तौर पर नहीं बना सकते, क्योंकि फ़िज़िकल तौर पर अगर हमने इसे बना दिया, तो इसका लेन-देन ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से सतोशी नाकामोटो ने एक डिजिटल डिसेंट्रलाइज़ करेंसी का आइडिया प्रपोज़ किया, जिसका एक पब्लिक लेजर हो, जिसे हर कोई देख सके कि इसका लेन-देन कहाँ से कहाँ हुआ है। और ये जो डिजिटल डिसेंट्रलाइज़ करेंसी थी, इसी को कहा गया क्रिप्टो करेंसी, और ये पब्लिक लेजर जो था, इसको बोला गया ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन को ओरिजिनली इंट्रोड्यूस किया गया था 1991 में, और इसका मेन मकसद था डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को टाइम स्टैम्प करना, ताकि कोई भी इनके साथ छेड़छाड़ करके इन्हें बैकडेट ना कर पाए। लेकिन इसे ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी ने इस पर ज़्यादा ध्यान दिया, जब तक कि सन 2009 में इसका मेंशन सतोशी नाकामोटो ने किया बिटकॉइन को बनाने के लिए। ब्लॉकचेन की मेन प्रॉपर्टी है डेटा को ब्लॉक्स में रिकॉर्ड करना, और एक बार अगर ये डेटा को रिकॉर्ड कर ले, तो फिर उसे चेंज करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। अगर मैं सिंपली कहूँ तो ब्लॉकचेन इज़ अ चेन ऑफ ब्लॉक्स, जिसमें हर ब्लॉक के पास 3 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट डेटा, सेकंड हैश जो उसकी यूनिक आइडेंटिटी होती है, और थर्ड द प्रीवियस हैश जो उसका प्रीवियस ब्लॉक है जिससे वो चेन में जुड़ा हुआ है, उसकी यूनिक आइडेंटिटी होती है। इससे छेड़छाड़ करना मुश्किल इसलिए है क्योंकि अगर एक बार आपने इससे छेड़छाड़ कर दी, तो इसकी यूनिक आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से चेन में जुड़े बाकी अदर ब्लॉक्स उस ब्लॉक को एक्सेप्ट करने से डिनाई कर देंगे, और इसी वजह से इससे छेड़छाड़ करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ब्लॉकचेन पर सारी एक्टिविटीज़ का रिकॉर्ड पब्लिकली रहता है, तो कोई भी इसे जाके एक्सेस कर सकता है और देख सकता है कि पूरा पाथ जो डॉक्यूमेंट और उस डेटा का रहा है, हम उसे पूरा ट्रेस कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ और वो कहाँ-कहाँ है। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि ब्लॉकचेन क्या होता है, तो अब वापस आते हैं क्रिप्टो करेंसीज़ पे। इतना तो हम समझ ही चुके हैं कि इट्स अ डिजिटल करेंसी जो ब्लॉकचेन पर काम करती है, जहाँ पर सब लोग इसे देख सकें एंड इट कैन बी ऑन अ पब्लिक लेजर। एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन भी एक बड़ा रोल प्ले करता है इसकी ट्रस्टवर्दीनेस में, और एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन आपने सुना ही होगा, फिर वो चाहे आपने व्हाट्सएप पे सुना हो या मेगा अपलोड्स पे सुना हो, जहाँ पे जो आप मैसेज भेजते हैं उसे सिर्फ या तो सेंडर पढ़ सकता है या फिर रिसीवर पढ़ सकता है। एन्क्रिप्शन का मतलब अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको समझा दूँ। सिंपली अगर कहें तो इट्स लाइक एक तिजोरी जिसके अंदर आपने कुछ रखा है, और अब उसके बाहर एक पासवर्ड डालना है आपको, और आपने पासवर्ड डाल दिया, तो जब आपने पासवर्ड डाल दिया तो अब वो एन्क्रिप्ट हो गई। अब आप उस तिजोरी को जिसको भेजेंगे, उसे पता है कि वो पासवर्ड क्या है, और जब वो दोबारा वो पासवर्ड एंटर करेगा तो वो डिक्रिप्ट हो जाएगी, और अब वो बंदा उसके अंदर का जो सामान है उस तिजोरी के अंदर का, उसे एक्सेस कर सकता है। तो इसे बोलते हैं एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन, जिसे सिर्फ सेंडर और रिसीवर वही 2 लोग जानते हैं, और वही 2 लोग उस तिजोरी के अंदर का या जो डेटा है उसको एक्सेस कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी में क्रिप्टो जो है वो स्टैंड करता है क्रिप्टोग्राफी के लिए। क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है इस अ सीरीज़ ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन जिन्हें हम सॉल्व करते हैं हमारे डिज़ायर्ड गोल तक पहुँचने के लिए या हमारा डिज़ायर्ड रिज़ल्ट अचीव करने के लिए। और ये क्रिप्टोग्राफी शुरू होती है जब हम क्रिप्टो करेंसी को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। इस दुनिया में एक बहुत बड़ा प्राइवेट कंप्यूटर्स का नेटवर्क है जो इन क्रिप्टो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, और जो सेंडर और रिसीवर है उनके बीच में इनका लेन-देन करवाता है क्रिप्टो करेंसीज़ का। और इसके बदले में उन्हें क्या मिलता है? उन्हें मिलती हैं क्रिप्टो करेंसीज़, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कोई भी
अपनी इलेक्ट्रिसिटी का बिल और इतने बड़े इक्विपमेंट्स और 24/7 इन्हें चलाने का खर्चा ऐसे ही तो उठाएगा नहीं। तो यहाँ पर एक रिवॉर्ड होता है जिसमें उन्हें ये क्रिप्टो करेंसीज़ मिलती हैं और इस प्रोसेस को बोला जाता है क्रिप्टो करेंसीज़ माइनिंग। आज की कुछ फेमस क्रिप्टो करेंसीज़ हैं बिटकॉइन, इथेरियम, डॉजकॉइन और शिबा इनू। बिटकॉइन की टोटल क्वांटिटी है जो एग्जिस्टेंस में है 21 मिलियन, इथेरियम की टोटल क्वांटिटी एग्जिस्टेंस में 100 मिलियन, डॉजकॉइन, शिबा इनू इनकी क्वांटिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, जिस वजह से इनकी वैल्यूज़ बहुत कम है। किसी भी क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू उसकी क्वांटिटी से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि उसकी वैल्यू कितनी होगी, मार्केट कैप कितना होगा और जो पर परसेंटेज या पर कॉइन कहें या उसका और छोटे फ्रैक्शन में तोड़ दें तो उनकी वैल्यूज़ कितनी होगी। और इनकी क्वांटिटी का इफ़ेक्ट जो होता है वो इनके एक्सट्रैक्शन पर भी पड़ता है, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के बारे में। तो जब हम इन्हें माइन करते हैं और अगर इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो वो माइनिंग स्मूथ चलती है और हमें बहुत ज़्यादा जो रिज़ल्ट है वो मिलता है, उसमें क्रिप्टोज़ मिलती हैं। लेकिन टाइम के साथ जैसे-जैसे हम इसे ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करते चले जाते हैं, एक्सट्रैक्शन रेट जो है वो कम होता चला जाता है। जहाँ पे पहले हमें 1 महीने के अंदर 10 कॉइन मिल रहे थे, एक सर्टेन टाइम के बाद हमें सिर्फ़ 2 कॉइन मिलने शुरू हो जाते हैं, उसके बाद सिर्फ़ 1 और उसके बाद 0.5 और इस तरीके से रेट कम होता चला जाता है। अब बात कर लेते हैं क्रिप्टो करेंसीज़ के बेनिफिट्स की, तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे कि इसमें आपकी आइडेंटिटी सिक्योर रहती है और इसके लिए आपको किसी बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पेपर वर्क की ज़रूरत नहीं है। इमेजिन कि अगर हम इसे कंपेयर करें किसी बैंक से, तो अगर आपको एक बैंक में अपना अकाउंट खोलना है तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा फिज़िकली, उसके बाद आपको पेपर वर्क दिखाना पड़ेगा और उसके बाद भी बहुत सारे टाइम रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कि बैंक की टाइमिंग इतनी है, आप इतने बीच में ही आके यहाँ ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं। उसके बाद भी जो आपका पैसा है वो बैंक के पास रहेगा और कई बार जैसा कि हम देखते हैं गूगल पे या फ़ोनपे या पेटीएम में हमारे बैंक का सर्वर बिज़ी होता है तो हमारी ट्रांज़ैक्शंस नहीं होती और अगर ट्रांज़ैक्शंस हो भी जाएँ तो एक लिमिट सेट होती है हमारे अकाउंट पे और हमारे एटीएम पे भी, उससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते ट्रांज़ैक्शन। और उसके बाद अगर हम बात करें ग्लोबल ट्रांज़ैक्शंस की, तो ग्लोबल ट्रांज़ैक्शन में टाइमिंग बहुत ज़्यादा होती है, लाइक आधे दिन से लेके हमारे 24 आवर्स एक पूरा दिन लग सकता है। लेकिन बिटकॉइन्स में ऐसी कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती। बिटकॉइन में आप डायरेक्टली अपना एक अकाउंट बना सकते हैं यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ, वहाँ पर आपको कोई भी आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं है अपना। और उसके बाद आप सीधे ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं, इसका सर्वर बिज़ी नहीं होता। बस एक बार पीयर टू पीयर नेटवर्किंग के थ्रू सेंडर और रिसीवर की आइडेंटिटी कन्फर्म होते ट्रांसफ़र हो जाता है विदिन मिनट्स और ग्लोबल ट्रांज़ैक्शन भी विदिन मिनट्स हो जाते हैं और आप 24/7 कभी भी, कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं और ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तीसरी चीज़, इसमें कोई भी आईआरएस या इनकम टैक्स जो है वो इन्वॉल्व नहीं होते कि आप कितनी क्रिप्टो करेंसीज़ रख सकते हैं। हाँ, आपको टैक्स देना पड़ता है जब आप क्रिप्टो करेंसीज़ को प्लेटफ़ॉर्म्स के थ्रू विथड्रॉल करते हैं अपने अकाउंट में इन अ फ़िज़िकल करेंसी। चौथी चीज़, इन करेंसीज़ को क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज़्ड हैं, इन पर किसी सेंटर का कंट्रोल नहीं है, तो इसे इन्हें गवर्नमेंट खुद अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकती। जैसे कि चाइना में या अमेरिका में या दुनिया की दूसरी कंट्रीज़ में जो वहाँ की गवर्नमेंट्स होती हैं, वो अपनी करेंसी को होल्ड अप कर लेती हैं या मार्केट में रिलीज़ कर देती हैं। वहाँ पे जो महँगाई है, उसको कंट्रोल करने या बढ़ाने के लिए और जिसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है वर्ल्ड इकॉनमी पे। अब आता है कि फिर इनकी वैल्यू कैसे चेंज होती है, जो इनका ये वॉलेटाइल नेचर आता है प्राइस का जहाँ पे अप एंड डाउन होता है, ये चीज़ें कैसे आती हैं इसमें? क्योंकि हमारे आस-पास तो इसे कोई यूज़ कर नहीं रहा और ना ही कोई ऑनलाइन वेबसाइट अमेज़न, फ्लिपकार्ट या उबर या ये जो वर्ल्ड वेबसाइट है, अलीबाबा ये इसे एक्सेप्ट कर रही हैं, ना ही कोई क्लोथिंग ब्रांड, ना ही कोई कार्स का ब्रांड, ना ही हम कहीं से टिकट बुक कर सकते हैं। हम कहीं भी इसे यूज़ नहीं कर सकते और हमने कहीं भी नहीं सुना कि ये यूज़ हो रही हैं। तो इनका प्राइस जो है ये अप एंड डाउन कैसे हो रहा है? ये इतनी ज़्यादा बढ़ कैसे रही हैं? क्योंकि हमने तो बस यही सुना है कि लोगों ने क्रिप्टो करेंसी खरीदी और उन्होंने अपने पास रखी और थोड़े टाइम के बाद उसकी वैल्यू 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना हो गई और आज वो मिलियनियर, बिलियनियर बन गए। तो ये चीज़ हो कैसे रही है? तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा डिमांड एंड सप्लाई को। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डिमांड और सप्लाई जो होते हैं, वो एक-दूसरे से रिलेटेड होते हैं। अगर डिमांड बढ़ेगी, तो जो प्रोडक्ट की वैल्यू है, वो भी बढ़ेगी क्योंकि सप्लाई कम हो जाती है। अगर डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई कम है, तो प्रोडक्ट की वैल्यू के लिए आप कुछ भी माँग सकते हैं और आपको वो मिलेगी। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट की शॉर्टेज है और डिमांड ज़्यादा है। लेकिन अगर डिमांड कम है और प्रोडक्ट मार्केट में बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो उस प्रोडक्ट की वैल्यू कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब लोग हैं ही नहीं और प्रोडक्ट इतना ज़्यादा है, वो ख़राब ना हो इसलिए हमें उसे मार्केट में बेचना तो है ही, वरना हमें ही नुकसान होगा। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है। इसके बाद आ जाते हैं हम डार्क नेट पे। डार्क नेट क्या है? ये इंटरनेट का वो हिस्सा है जहाँ पे इल्लीगल एक्टिविटीज़ होती हैं और यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही करेंसी एक्सेप्टेड होती है, जो सेलर हैं उनके लिए और वो है क्रिप्टो करेंसी। एग्ज़ाम्पल के लिए हम ले सकते हैं अल्फ़ाबे। अल्फ़ाबे एक वेबसाइट है जो सेम डार्क नेट पे अमेज़न की तरह थी जहाँ पे ये इल्लीगल गुड्स बिकते थे और सर्विसेज़ बिकती थी और वहाँ पे भी सिर्फ़ और सिर्फ़ यही ली जाती थी
क्रिप्टो करेंसीज़, क्योंकि इसमें सेंडर और रिसीवर दोनों ही एनोनिमस रहते हैं। इसके बाद टेररिस्ट ग्रुप्स, जिन्हें ईज़िली फंडेड किया जाता है इन क्रिप्टो करेंसीज़ के साथ, क्योंकि इनमें जो सेंडर होता है वो एनोनिमस रहता है और ये लोग भी पूरी दुनिया में कहीं भी उसे एक्सेप्ट करके उसे विथड्रॉल कर सकते हैं। इसके बाद जो फाइनल चीज़ आती है वो है क्रिप्टो वेल्स। क्रिप्टो वेल्स वो लोग होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, बहुत ही हैवी क्वांटिटी में इन क्रिप्टो करेंसीज़ को खरीदते और बेचते हैं, ठीक है? तो ये लोग जो है मेन मार्केट कैप जो है यही लोग कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ पंप एंड डंप। तो पंप और डंप का कॉन्सेप्ट क्या है? पंप यानी कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उस क्रिप्टो करेंसी को मार्केट से खरीद लेते हैं, जिससे वो शॉर्ट हो जाती है और जब वो शॉर्ट हो गई तो जो मैंने आपको बताया था डिमांड एंड सप्लाई का गेम, अब उसकी डिमांड ज़्यादा होती है लेकिन सप्लाई कम हो जाती है, क्योंकि इन लोगों ने उसे इतना ज़्यादा खरीद लिया कि अब मार्केट में वो करेंसी बची ही नहीं। और जब डिमांड ज़्यादा हो गई और सप्लाई कम हो गई तो उसके रेट अपने आप रातों रात बढ़ जाते हैं, जिस वजह से आपने सुना होगा कि खबरें बनती हैं क्रिप्टो करेंसी का मार्केट इतना हाई हो गया। और फिर ये लोग डंप पे आते हैं, जहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उसे डंप कर देते हैं और फिर इनकी देखा-देखी जब मार्केट में इतना ज़्यादा आ गया तो और लोग भी डंप करना शुरू करते हैं और जब वो लोग बेचना शुरू करते हैं, तो डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग उसकी सप्लाई इतनी ज़्यादा हो जाती है कि अब उसकी डिमांड नहीं बचती और इतना ज़्यादा मात्रा में क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आ जाती है कि अब सब लोग उसे डंप करना शुरू करते हैं और उसका प्राइस क्रैश कर जाता है रातों रात। इसी वजह से इनके प्राइस रातों रात 50-60% लॉस हो जाते हैं और लोगों को इतना भारी नुकसान होता है। और ये थी कहानी क्रिप्टो करेंसी की। तो आई होप आप लोगों को आज क्लियरली समझ में आ गया हो कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, ये कैसे बनी, ये कहाँ से आई और जो सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी थी बिटकॉइन, उसे किसने बनाया, किस तरीके से बनाया, कौन-सी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है इसमें जो कि मैंने बताया। उसके बाद इसका यूज़ कहाँ पे होता है, इसका प्राइस कैसे अप डाउन होता है और लोग कैसे पंप एंड डंप करके लोग कैसे इससे पैसे बनाते हैं। तो इसी के साथ ही हम आते हैं अपनी वीडियो के एंड पे। आई होप गाइज़ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो और अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ और अपनी फैमिली के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी आने वाली वीडियोज़ के साथ अपडेटेड रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू गाइज़।